हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जितेंद्र नेट ज़ियारत में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मुझे समाज को बहुत ही आगे ले जाना है। मेरा जो कर्तव्य है, मैं अपनी तरफ से जो कर्तव्य निभा सकता हूँ, समाज के लिए जो कर सकता हूँ, जो मेरे अंदर थोड़ा सा अंश मात्र भी ज्ञान है, उसको किस प्रकार से मैं अपने लर्नर्स को, अपने व्यूअर्स को, समाज के तमाम स्टूडेंट को किस प्रकार से पहुंचा सकता हूं, इस वीडियो के माध्यम से ही यह संभव हो सकता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पहले की शिक्षा जो है इतनी आधुनिक नहीं थी। पहले टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, टेक्नोलॉजी का समय नहीं था और बच्चे गुरुकुल में पढ़ा करते थे, जैसे आप प्राचीन में सुने हैं। या आज के गुरुकुल प्रणाली को जाने दीजिए। आज के लगभग मैं आपको 20 से 25 साल तकरीबन कह सकता हूँ कि शिक्षा अगर आप देखते हैं, तब उसके पहले आप अपने बाप दादाओं से, नानाओं से जो है आपने सुना होगा कि मैं बहुत दूर पैदल चल के स्कूल जाया करता था, नदियाँ पार करके, तालाब पार करके, नहर पार करके कोसों दूर जाया करता था, तब जाके शिक्षा मिल पाती थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज ऐसा समय नहीं रह गया है। 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, इंटरनेट आया और जब सब कुछ जो है डिजिटल हो गया और डिजिटल लर्निंग का जो है बढ़ावा इतना हो गया, टेक्नोलॉजी का जो है शिक्षा के क्षेत्र में इतना भरपूर उपयोग हो गया, जिससे जो है आज जो है हर बच्चा घर बैठकर जो है एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है मैं आपको एक उद्देश्य ऐसा बताने जा रहा हूँ, जो आप अगर गार्जियन भी अगर हैं, आप सुन रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि बहुत समय पहले की बात है, जब महिलाओं को जो है शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, जब उनको शिक्षा दिया ही नहीं जा रहा था, उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा था और महिलाएं केवल घर में चूल्हा बर्तन, घर का काम करने के लिए ही उपयोग समझी जाती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं, तकनीकी के इस युग में शिक्षा का प्रसार इतना ज़्यादा हो गया है कि महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे हैं। होना भी चाहिए। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां स्लोगन भी है। हाँ, मुख्य बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। पहले एक समय था जब महिलाएं अपने मन की बात जो है पुरुषों से नहीं कह पाती थी कि हमें शिक्षा ग्रहण करना है, क्या करना है, और उनकी जो तमन्नाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो वहीं दबी की दबी रह जाती थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दौर वह नहीं रह गया है। आज का दौर तकनीकी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आईसीटी का दौर है, जो कि आपके सिलेबस में है, उसे हम आपको पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की महिलाएं, चाहे वो अपने ससुराल में हो, चाहे अपने मायके में हो, अगर उनको जो है पढ़ने से वंचित किया जा रहा है, मोबाइल है उनके पास, अगर कुछ डिग्रियां हैं उनके पास, तो घर बैठकर ही वो अपनी सारी की सारी तैयारी कर सकती हैं। कोई भी परीक्षा आसानी से बीट कर सकती हैं, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग कर सकती हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे कंटेंट जो है सफिशिएंट रूप में उपलब्ध हैं और सभी महिलाएं घर पे बैठकर ये बहुत सारी आगे जा रही हैं। आप दिन प्रतिदिन सुनते होंगे कि घर के सारे कामकाज करते हुए भी महिलाएं किस रूप से आगे बढ़ रही हैं। कोई पीसीएस अधिकारी बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई समीक्षा अधिकारी बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है। तमाम क्षेत्रों में महिलाएं हमारे आगे जा रही हैं। तो ये सब देखते हुए बहुत खुशी होती है कि आज शिक्षा जगत का प्रसार इतना ज़्यादा फैल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य, इससे पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि बहुत सारा ऐसा लक्ष्य है, बहुत देश में बहुत ऐसा काम बाकी है। क्या हम अपने देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये हमें तय करना है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें, समाज में अपना योगदान दें।
जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बताया कि यह यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है स्पेशली नेट और जेआरएफ के लिए बनाया गया है। लेकिन इसमें मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि आपको अगर बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, बीए में जैसे अगर आपका एजुकेशन विषय है, एजुकेशन सब्जेक्ट है, एमए भी अगर आपने एजुकेशन से किया है, बीएड तो ऑलरेडी सब एजुकेशन है ही, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड भी मास्टर ऑफ एजुकेशन है ही, तो समझ लीजिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक एक लयबद्ध तरीके से देखते हैं तो मेरा वादा है कि आपको ऐसा कंटेंट यूट्यूब की धरती पे तो अभी ऐसा नहीं मिला होगा जो इतने धैर्यता पूर्वक आपको सिलेबस की जानकारी दे और उस सिलेबस को डीपली अध्ययन कराए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको जो नेट में जेआरएफ में पेपर सेकंड होता है उसमें मैं आपको जो है एजुकेशन में से पढ़ाऊंगा। एजुकेशन पहला पेपर जो होता है वो सबके लिए जो है कंपलसरी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। दूसरा पेपर जो होता है सब्जेक्टिव, वो विद्यार्थी के अपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी डिग्री के अनुसार होता है कि स्टूडेंट जो है पीजी डिग्री किस विषय से किया है तो वह जो है उसी विषय से निर्णय दे सकता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जो एजुकेशन विषय, मान लीजिए कोई भी विषय से अगर वह जो है पेपर सेकंड दे रहा है तो उसमें क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है, और जो उनका पूर्णांक होता है वो कितना होता है, 200 का होता है, बिकॉज एक क्वेश्चन आपका कितने का होता है, 2 नंबर का होता है। इस हिसाब से 100 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे 200 मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं। और पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर फर्स्ट 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर फर्स्ट में और उनका पूर्णांक जो है 100 का होता है। इस प्रकार जो है दोनों को मिलाकर 100 और 200 300 हो जाते हैं और 300 का जो है हमारा ये परीक्षा होता है। और परीक्षा ऑनलाइन होता है, ये भी आप जानते रहिए। तो इसमें कल के वीडियो में मैंने जो है जो सिलेबस का डिस्कशन किया था वो सिलेबस कहीं ना कहीं जो है अपने आप में एक अधूरा था, या हमें कह सकते हैं कि यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो था जिसमें हमने ये समझा कि अगर हम इसके सिलेबस को जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट वाइज चर्चा कर लेते हैं, तो जो बच्चों में एक समझ विकसित हो जाएगी कि हाँ ये यूनिट है। नहीं तो पढ़ाते चले गए, क्या यूनिट पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अगर हमको ये ज्ञात नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस दूसरे वीडियो में भी हम लोग जो है इसका जो पेपर सेकंड है एजुकेशन, उसमें ये 10 आपके यूनिट हैं, इसको क्रम वाइज में पढ़ देता हूँ। फिर उसके बाद जो है एक एक जो है यूनिट के अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक आएंगे उन टॉपिकों का हम लोग जो है डीपली अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जो है सेपरेट वीडियो आपको मिलने लगेगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, जहाँ तक मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट देखे हुए हैं ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं एक नया चीज़ इसमें शामिल करूँगा जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए कि शैक्षणिक अध्ययन एजुकेशनल स्टडीज के अंतर्गत कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक का सेपरेट वीडियो तो बनेगा ही, डिटेल में हम लोग अध्ययन तो करेंगे, लेकिन उससे संबंधित नेट जेआरएफ में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों का भी हम लोग बीच बीच में डिस्कशन करेंगे और उसका फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे और नोट डाउन करेंगे कौन सा प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रश्न बन सकता है, कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा प्रश्न आया है। ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग बीच बीच में समझते रहेंगे। इससे ये क्लियर होता रहेगा जो है कि अब हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही चीज पढ़ रहे हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, थ्योरी तो पूरा पढ़ ले जाते हैं, थ्योरी तो मस्ट है, अगर आप थ्योरी समझ गए तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कहानी समझ गए। थ्योरी समझने का मतलब ही है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर थ्योरी में हम प्रैक्टिकल को शामिल कर लें, सोचिए, यानी कि जैसे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व करने के लिए आपको कहा जाता है, अगर उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हम
इन वीडियो में जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को या जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हैं हुए हैं उनको हम शामिल करके पढ़ें तो सोचिए कितना लाजवाब होगा। यानी कि एक वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो है उसमें उस टॉपिक से संबंधित अगर उसमें शामिल करके हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन से संबंधित पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा पेपर सेकंड एजुकेशन विषय में है, पहला है शैक्षणिक अध्ययन, दूसरा शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र, तीसरा शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, चौथा है यूनिट अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, पांचवा पाठ्यचर्या अध्ययन, कैरिकुलम स्टडी, नंबर 6 यूनिट है शिक्षा में शोध, 7 है शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन, इवेल्युएशन, 8वां यूनिट है शिक्षा में के लिए प्रौद्योगिकी, यानी शिक्षा में जो है प्रौद्योगिकी का जो है क्या रोल है। 9वां यूनिट है शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व। अगर ये चीज मैं आपको बताऊं, जो ये 9वां आपका चैप्टर है, अगर जो बीएड कर रहे हैं करंट में, जो बीएड कर रहे हैं करंट में, उनके जो है ये दूसरा जो वर्ष है आपका, जो बीएड द्वितीय वर्ष है, उसमें ये आपको एक किताब पढ़ने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर बीएड के भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। फिर उसके बाद समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। और समावेशी शिक्षा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके एक एक चैप्टर पर जो है एक एक यूनिट पे कौन कौन से टॉपिक है इसका अध्ययन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है डिटेल इसका जो है सेपरेट वीडियो बनता रहेगा, आप सभी लोगों के पास पहुंचता रहेगा। लेकिन उसके पहले जो है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरे हाथ में देखिए ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी एजुकेशन सब्जेक्ट का जो है सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। अब सबसे पहला जो इकाई है वो है आपका शैक्षणिक अध्ययन है। अब शैक्षणिक अध्ययन यानी कि एजुकेशनल स्टडीज, इसका इंग्लिश है। इंग्लिश भी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा आज के समय में जो ऑनलाइन होता है, अगर उसमें अगर आपको परीक्षा बीट करनी है तो उसकी हिंदी और इंग्लिश जानना कंपलसरी है। कभी कभी कोई चीज़ हिंदी में वर्ड लिखा है लेकिन वो हिंदी हमें नहीं समझ में आती है, लेकिन उसकी इंग्लिश जब हम लोग देखते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है, तुरंत अंडरस्टैंड हो जाता है, हाँ इसका मतलब ये है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो उसकी हिंदी समझ में आ जाती है। इसलिए हम लोग जब वीडियो आपको मिलेगा तो उसमें इंग्लिश और हिंदी का दोनों का समावेशन हम वीडियो में करेंगे, जिससे आपको परीक्षा देने में और समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो पहला जो हमारा यूनिट है उसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। विद्या के संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराएं। जो विद्या है, विद्या को एक प्रकार से हम शिक्षा से तुलना करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो विद्या है उसकी तुलना हम किससे करते हैं? शिक्षा से करते हैं। एक बात आपको और बतानी है, जैसे इसमें तो हम सिलेबस का डिस्कशन तो कर लेंगे, लेकिन जैसा कि देखो इसमें कॉन्सेप्ट आया है, तो पहले ही चैप्टर में हमें शैक्षणिक अध्ययन यानी शिक्षण विधियां क्या है, या शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शिक्षा है क्या, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं क्या है, शिक्षा का क्षेत्र क्या है, विषय वस्तु क्या है, या शिक्षा का जो है अन्य विषयों से संबंध क्या है, शिक्षा जो है का संकुचित और व्यापक अर्थ क्या होता है, विज्ञान है या कला है। ऐसी धारणाएं बहुत सारी हैं जिसको हम जो है एक अलग वीडियो सेपरेट में बनाएंगे, जिसमें हम लोग उसको फुल डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आवश्यक है जब तक हम शिक्षा से शुरुआत नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए जो आपका सिलेबस है, अगर डायरेक्ट वहीं से हम शुरुआत कर देंगे तो समझ लीजिए कि आप सीधा छत पे चढ़ गए, और सीधा छत पे चढ़ने का तात्पर्य यह है कि आप उसकी नींव को समझ ही नहीं पाए। और नींव को समझना है तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टडी होनी चाहिए, जो पढ़ाई होनी चाहिए, वह कैसा होना चाहिए? एकदम
बेसिक से होना चाहिए। और बेसिक से होने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले क्या जानना चाहिए, शिक्षा जानना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के ही क्षेत्र में आप रिसर्च करने जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आप नेट कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ही, एजुकेशन के क्षेत्र में ही आप आगे रिसर्च करेंगे, इसलिए आप नेट कर रहे हैं, पीएचडी करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व पड़ता है, उसका क्या योगदान है, शिक्षा से हमारे जीवन में क्या बदलाव होता है, क्या गुणवत्ता आती है, क्या नैतिक परिवर्तन होते हैं, उसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। तो देखिए, इसमें भारतीय दार्शनिक विचारधारा जो इंडियन फिलॉसफी है, देखिए इसके लिए हम लोग फिलॉसफी का भी अध्ययन करेंगे, फिलॉसफी है क्या, और इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी दो प्रकार की है, एक हमारी जो भारतीय फिलॉसफी है और उसके बाद वेस्टर्न। तो उसमें सांख्य क्या है, योग यानी सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इन सभी दर्शनों का किस प्रकार से हमारे विद्या यानी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, उनसे हम लोग क्या क्या सीखते हैं। दयानंद दर्शन, दयानंद सरस्वती जी का जो है क्या दर्शन है, क्या उनकी कॉन्सेप्ट है शिक्षा के को लेकर के, उसको हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। शैक्षणिक लक्ष्यों और वैध ज्ञानार्जन की विधियों के प्रति इस्लामी परंपराएं। अब इस्लाम धर्म की में क्या शिक्षा थी, जैसे इल्म है, तालीम है। कभी कभी नेट के एग्जाम में पूछ लेता है कि इल्म किससे संबंधित है, तालीम किससे संबंधित है। तो आपको जानकारी के लिए वैसे मौखिक रूप में आपको बता दे रहा हूँ। इल्म का मतलब होता है ज्ञान और तालीम का मतलब होता है शिक्षा। ये जो है मुस्लिम शब्द है, यानी कि मुस्लिम समुदाय में जो है ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, मुस्लिम शिक्षा में सब प्रयोग की जाती हैं। जैसे उसमें मकतब और मदरसा, मकतब का मतलब जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा होता है, यानी निम्न शिक्षा होती है, और मदरसा का मतलब होता है वो उच्च शिक्षा, हायर शिक्षा के लिए होती है। ये दोनों प्रयोग होते हैं। अब उसका जो पहले इकाई का दूसरा जो टॉपिक है, पाश्चात्य विचारधारा। अभी तक इंडियन फिलॉसफी के बारे में हमने पढ़ा कि इंडियन फिलॉसफी में हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार से वेस्टर्न विचारधारा है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न थिंकर है, जैसे आदर्शवाद, आइडियलिज्म, यथार्थवाद, रियलिज्म, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, व्यवहारिकतावाद, या व्यवहारिकतावाद को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोजनवाद। इसको इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। इसमें इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि व्यवहारिकतावाद का मतलब व्यवहार में परिवर्तन, नहीं, किसी भी चीज में परिवर्तन होना संभव जो हो वो प्रयोगवाद में कहलाता है। फिर मार्क्सवाद है, अस्तित्ववाद है। ये कुल मिला के 6 वाद हम लोग नेट जेआरएफ के जो है प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ेंगे, का जो योगदान है, यानी कि इन सभी वादों का शिक्षा के जगत में क्या क्या योगदान है, ये सारी चीज हम लोग अध्ययन करेंगे। ज्ञान और प्रज्ञान के विशेष संदर्भ में शिक्षा में उनका योगदान, किस प्रकार से शिक्षा में इन सभी वादों का योगदान है, इस चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा है शिक्षा का समाज शास्त्र। अब शिक्षा का जो तरीका है, शिक्षा का समाज शास्त्र, यानी समाज में क्या योगदान है, शिक्षा से कौन कौन से अहम बदलाव हुए हैं। समाज शास्त्र का मतलब समाज का अध्ययन करना, और भी शिक्षा के साथ इस प्रकार से के प्रति विभिन्न उपागम, क्या क्या उसके अप्रोचेस हैं, जैसे प्रतीकात्मक है, परस्पर क्रिया है, संरचनात्मक है, प्रक्रियावाद है, संघर्ष सिद्धांत है, सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना एवं प्रकार तथा उनके कार्य, परिवार, विद्यालय और समाज। हाँ, एक चीज देखिए, ध्यान में आइए, नेट के क्वेश्चन में आया हुआ था तो ध्यान में आ गया, बता दे रहे हैं। उसमें पूछा था जो है कि जो प्राथमिक शिक्षा का घर होता है, संस्था होता है, सॉरी, प्राथमिक शिक्षा की जो संस्था होती है वो कौन सी होती है। तो उसमें जो है ऑप्शन तो 4 होते ही हैं, लेकिन उसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो घर होता है। यानी घर ही एक ऐसा संस्था है जो प्राथमिक शिक्षा मानी जाती है, क्योंकि कहा गया है कि जो हमारी माता पिता होते हैं, जो परिवार होता है, वहीं से हमारी पाठशाला की शुरुआत हो जाती है, वहीं से सारे ज्ञान की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है।
और उसके बाद जो है सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना। शिक्षा के जगत में शिक्षा को लेकर जो भी आंदोलन हुए हैं इस देश में, समाज में, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर है सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत, उनकी क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या सिद्धांत थे, बिकॉज कोई सिद्धांत के बिना कोई कार्य होता नहीं है। सापेक्ष वंचन, संसाधन जुटाना, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत तथा नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांत। फिर डी है सामाजिकरण तथा शिक्षा। सामाजिकरण का मतलब सोशलाइजेशन तथा शिक्षा एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सोशलाइजेशन सामाजिकरण कैसे हुआ और उसके क्षेत्र में किस प्रकार से डिफरेंसेस आए, किस प्रकार से परिवर्तन हुए। शिक्षा और संस्कृति, यानी शिक्षा और संस्कृति का इसमें क्या तात्पर्य है। सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक विचार के विकास में विचारकों जैसे स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे, महात्मा गांधी के क्या विचार थे, अरविंदो के क्या विचार थे, कृष्णमूर्ति के क्या विचार थे, पाओलो फ्रेरे के क्या विचार थे, सावित्रीबाई फुले के क्या, इन सभी लोगों का क्या योगदान था। भारत के संविधान में जो राष्ट्रीय मूल्य हैं जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और स्वाधीनता, ये सारे टॉपिक जो भी हम चर्चा किए हैं, ये सारे टॉपिक जो है आप पहले इकाई के अंतर्गत है। ये सारी चीज आपको अगर संभव होगा तो हम वीडियो के आपके लेफ्ट साइड में जो है इसका लगा देंगे जो है लोगो, यानी उसमें आप देख सकेंगे अच्छे से किस प्रकार से जो है इसका सिलेबस है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। अब इसके बाद जो है दूसरा आता है शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। ये दूसरा यूनिट है शिक्षा छात्र में, एजुकेशन सब्जेक्ट में, और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसको थोड़ा बहुत जल्दी रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा तो आप बोरियत भी महसूस करेंगे, मुझे पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसमें जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समितियों और आयोगों का जो योगदान है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से जो है शिक्षा का स्तर किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके लिए कौन कौन से आयोग आए, इनका इसमें अध्ययन होगा। जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 में आया था, तो इसके विषय में अध्ययन करेंगे। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86-92। अब जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 आई है, इसी प्रकार से शिक्षा नीतियाँ आगे भी थी। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1999। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको NCF शार्ट में कहते हैं। सीटेट टेट क्वेश्चन में, सीटेट और टेट के क्वेश्चन में भी इसका भरमार रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके NCF 2005 से पूछे जाते हैं और नेट में भी इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं, समझ लीजिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, यशपाल समिति रिपोर्ट 2009, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट 2012। बी है नीतियों की शिक्षा के बीच में संबंध, क्या रिलेशन है, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संपर्क कड़ी, शिक्षा नीति, शिक्षा नीति, निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व। इस प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ देते हैं और इसका स्लाइड हम आपको लगा देंगे, और जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया जो है, इसके अंतर्गत वृद्धि तथा विकास। फिर उसके बाद बुद्धि के प्रति उपागम क्या है, अधिगम के नियम तथा सिद्धांत क्या है, मार्गदर्शन तथा परामर्शन, ठीक है, यानी काउंसलिंग एंड गाइडेंस, मार्गदर्शन और परामर्श। शिक्षा के क्षेत्र में टीचर और स्टूडेंट के बीच निर्देशन और परामर्श का कार्य चलता रहता है, यह कार्य टीचर ही करता है। अब जैसे टीचर एजुकेशन है, चौथा यूनिट है हमारा अध्यापक शिक्षा। उसके अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़नी है, अध्यापक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र और NCERT से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। व्यवहारवादी क्षमता आधारित पूछताछ, अध्यापन शिक्षा का मॉडल्स क्या होता है, इस प्रकार से। फिर पाठ्यचर्या अध्ययन है, करिकुलम स्टडीज है,
इसके बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिकें हैं, बहुत बताना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इससे क्या है, हम आपको स्लाइड इसमें लगा देंगे। छठा यूनिट है शिक्षा में शोध। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका एजुकेशन विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षा में शोध जैसे ये भी बीएड सेकेंड ईयर का जो है एक बुक है, जो बीएड सेकेंड ईयर में होंगे वो इस शोध को पढ़ेंगे, उनके लिए भी फायदेमंद है जो वीडियो देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से शोध किए जाते हैं, क्या क्या पैमाने प्रयोग होते हैं, क्या क्या चर प्रयोग होते हैं, शोध में किस प्रकार से गुणात्मक लाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम सेपरेट वीडियो में अलग अलग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आता है शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान था मूल्यांकन। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे जो है अधिगम को लेकर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर टीचिंग टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का आईसीटी का प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से होता है, ये तो आप बीएड प्रथम वर्ष में भी आप देख सकते हैं। जो लर्नर्स, जो व्यूअर्स बीएड प्रथम वर्ष में होंगे वो आईसीटी का अध्ययन कर रहे होंगे। फिर अगला आता है शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन और नेतृत्व। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बीएड द्वितीय वर्ष में ही है। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन नेतृत्व, ये भी जो बीएड सेकेंड ईयर वर्ष में होंगे, जो बीएड द्वितीय वर्ष में होंगे वो इसका अध्ययन कर रहे होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अच्छे ढंग से, सही ढंग से इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर लें जब क्लास में ही हैं, तो समझ लीजिए कि आपका नेट जेआरएफ आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आप डीपली बेसिक चीज से अध्ययन कर रहे हैं। फिर लास्ट में था समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में देखिए इसका थोड़ा विस्तार हम कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, सिद्धांत, विषय क्षेत्र, और इसके बाद जो है समावेशी शिक्षा के दर्शन, इसका विकास कैसे हुआ विशेष, और उसके बाद जो है नीतियाँ, क्या क्या अधिनियम बनाए गए, क्योंकि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों को, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, सामान्य बच्चों में जो नॉर्मल ठीक ठाक है, विशिष्ट में जैसे दृष्टिबाधित हो गए, कर्णबधिर हो गए, विकलांग हो गए, ऐसे बालकों को जो है विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो सामान्य बालकों के साथ बैठ करके वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। आज के समय में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम समावेशी शिक्षा नहीं करेंगे, सामान्य और विशिष्ट बालकों को अलग अलग करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें गलत धारणा जाएगी। इसलिए सरकार का पूरा प्रयास है, इस पे रिसर्च चलता रहता है, शोध चलता रहता है कि इन दोनों को मर्ज करके कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये एजुकेशन विषय का जो है संपूर्ण डीपली सिलेबस रहा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग जो है एजुकेशन विषय से अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको यह वीडियो अत्यंत फायदेमंद होगा। मेरी आपसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों के पास। यूट्यूब चैनल आपका नया है, अभी 1 या 2 वीडियो बन रहे हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा, बोलने का भी, समझाने का भी, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग सहमत होंगे, समझकर, देखकर, सुनकर। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो जो भी जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस वीडियो का लाभ आप त्वरित उठा पाए, यानी तुरंत उठा पाए। और एक प्रकार से आपको बता दें कि अगर आप एजुकेशन विषय से नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका सिलेबस जो मैंने लिखाया, जो मैंने बताया, उसको नोट कर लें। नहीं तो आप नेट के माध्यम से जो है उसको डाउनलोड करके, उसका प्रिंट आउट करा के आप अपने पास रख लीजिए। जो भी यहाँ से वीडियो सेपरेट जाता रहेगा, उसका नोट्स आप सभी लोग जो है एक बनाते रहिएगा। नोट्स बनाएंगे साथ साथ में, तो कहीं ना कहीं आपकी बेहतरीन तैयारी होती जाएगी। ठीक है, जैसे एक सुनने वाले के लिए जो है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी किताब कह दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने में बहुत बोरिंग महसूस होती है।
अगर वही चीज़ नोट्स बनाने के लिए कह दिया जाए, नोट्स बना के पढ़ो, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी स्टडी हो जाती है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, रिमेम्बर हो जाता है। लेकिन अगर वैसे पढ़ने के लिए कहा जाए कि ये पढ़ के आओ, तो ऐसा नहीं हो पाता है। वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से अगर कोई चीज़ हमको प्रोवाइड की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमको तुरंत लर्न हो जाता है और काफ़ी समय तक के लिए वो याद में, जहन में बसा रहता है। सुनकर ऑडियो के माध्यम से अगर हम कोई चीज़, स्टडी मटेरियल को सुन रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव हम तक पड़ता है। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज तो दी गई है, लेकिन कहने का तात्पर्य है बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस हम ये कह सकते हैं जो पढ़ाने वाला था वो इसमें यूज नहीं किया गया है अभी तक। और अब आगे जो वीडियो बनेगा वो जो है पेपर सेकंड का जो है, एक एक वीडियो बनाते जाएंगे। एक वीडियो पेपर सेकंड का, तो एक वीडियो आपका पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट का एक दिन वीडियो और पेपर सेकंड का वीडियो। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि उस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ाते रहेंगे, उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का समावेश हम उसमें करेंगे, जिससे उसको आपको लाभ हो सके। तो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।